लेक्चर है, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4। तो पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे कि पिछले पार्ट्स में हमने क्या, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है प्रीवियस क्लास एंड दिस क्लास, तो पहले क्या क्या पढ़ा था उसमें। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, डिस्कार्ड हो गई थी बट फिर भी हम लोग उसको काफ़ी पढ़ते हैं, ऑनर देते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी पढ़ चुके हैं, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। देन जे थॉम्सन मॉडल और क्यों वो डिस्कार्ड हुआ था, क्या उनकी लिमिटेशंस थी, ये भी कर चुके हैं। देन कम्स द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ये भी करा हुआ है, उसकी लिमिटेशंस थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाए थे, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, तो उनका भी मॉडल डिस्कार्ड हो गया था। देन कम्स द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बट उसको डिस्कस करने से पहले कुछ एडवांसमेंट हो चुके थे, धीमे धीमे में एक के बाद मॉडल्स आ रहे थे। रदरफोर्ड डिस्कार्ड हो चुका था बट बोहर के आने से पहले कुछ एडवांसमेंट हुए थे, जैसे कि डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसके बाद बोहर मॉडल आया था। तो एक बार रिवाइज करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। करा था कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करता है तो कुछ अपनी इट अंडरगोज एक्सेलरेशन और अपनी एनर्जी एमिट आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। और यही जो चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो इसके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो यही आपका मैग्नेटिक फील्ड पर्पल कलर से दिखाया जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। जो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज थ्री थिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन नेचर, क्लियर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस करे थे, पूरा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी करा हुआ था, ये सब चीज डिस्कस करा हुआ है। देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये क्या चीज़ हम लोग को बता रहा था कि द एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, जो बोहर ने ऑर्बिट जिनको कहा था, वो उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड काफ़ी बार ये वर्ड आ चुका है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, कोई रेगुलर वैल्यूज़ ना हो, ओनली सम फिक्स्ड पॉसिबल वैल्यूज़, डिस्क्रीट वैल्यूज़। अगर 1 है या फिर 2, 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी, 2 है और फिर 3 है तो 2 और 3 के बीच की वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो ऐसी कोई एंटिटी जिसकी कुछ ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं तो उसको हम क्वांटाइज्ड कहते हैं। दैट इज़ एक एनर्जी लेवल, उसकी अपनी एनर्जी फिक्स्ड है, उस दूसरे की अलग एनर्जी, तीसरे की अलग है और बिल्कुल अलग अलग है। ये नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप रूम टेम्परेचर पे एनर्जी एब्जॉर्ब करके n=1 से n=2 नहीं जाएगा। लार्ज डिफरेंस इज देयर। अगर इस डिफरेंस की आप एनर्जी उसको देते हैं तभी वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, और जब जाएगा उसके बाद जब वापस लौटता है, अगर डायरेक्टली 1 पे आ रहा है तो लाइमन सीरीज है, 2 पे आ रहा है बाल्मन सीरीज, देन पार्शियल ब्रैकेट एंड फॉन्ट। तो इस तरह का हम लोग ने करा था और यहाँ से क्या पता चलता है कि जो एनर्जी लेवल्स है उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो उसके बाद हम लोगों ने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा, हाइड्रोजन एटम। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। बोहर भी डिस्कार्ड हो चुका है, ठीक है, उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि क्यों एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दीज वर द लिमिटेशंस। और फेलियर क्यों हुआ था, अलग अलग हेडिंग्स हैं। लिमिटेशंस मतलब क्या चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और फेलियर अलग है क्योंकि उन्होंने इग्नोर कर दिया था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी इग्नोर किया था, तो इस वजह से उनका मॉडल फेल हो गया। नेक्स्ट कम्स व्हाट, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बट इससे पहले भी हम डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में डी ब्रॉगलीज इक्वेशन करेंगे, क्लियर। तो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उन्होंने प्रपोज किया कि जस्ट लाइक रेडिएशन कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस,
Matter should also exhibit dual behavior, both particle and wave-like. Electromagnetic radiations का particle and wave-like nature किया था. Wave-like nature में हम लोग ने क्या phenomena डिस्कस किए थे? Interference, याद आया? वो भी दो तरह के करे थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब वेव्स एडअप होती हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और एम्पलीट्यूड बहुत कम अगर आता है, नेग्लिजिबल है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. ठीक है. और दूसरा क्या था? डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल. बताया था दरवाज़ा बंद है, लाइट अगर खुली है अंदर तो बाहर से पता चलेगा कि हाँ लाइट अंदर जा, क्योंकि लाइट बाहर जा रही है. बेंडिंग अराउंड द ऑब्स्टिकल. तो ये वेव लाइक नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. पार्टिकल नेचर के लिए आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी हुई है एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल बिहेवियर शो करते हैं. जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैटर ऑल्सो शो डुअल बिहेवियर. उनका भी पार्टिकल और वेव लाइक नेचर होता है. ठीक है. तो यही डी ब्रॉगली ने बताया था कि, और इसके लिए ये इक्वेशन दिया था. तो जस्ट लाइक फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स वर्ड कहाँ पढ़ा था? सन से जो लाइट आती है उसके जो एनर्जी बंडल्स होते हैं उनको, सिंगुलर है तो फोटॉन, प्लूरल है तो फोटॉन्स. तो जिसकी एनर्जी हम कैसे निकालते थे? E इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है. या अगर लेमडा में करना है तो एच सी बाय लेमडा. ठीक है. इन जनरल कोई और एनर्जी फॉर्म है तो हम वर्ड यूज क्या करते थे? क्वांटम. सिंगुलर है, और अगर प्लूरल है तो क्वांटा. और अगर सनलाइट से आ रहा है तो हम लोग क्या यूज करते थे? फोटॉन. सिंगुलर है, और अगर एस लगा है तो प्लूरल. ठीक है. एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही रहेगा. ठीक. तो जस्ट लाइक फोटॉन, उनका मोमेंटम भी था. मोमेंटम मीन्स व्हाट? पी से शो करते हैं मास इनटू वेलोसिटी. तो फोटॉन्स का मोमेंटम भी होता है एज वेल एज वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या बता रहा है? वेव नेचर बता रहा है. ठीक है. जिस भी सब्सटेंस की अगर वेवलेंथ है दैट इज उसका वेव नेचर है. तो फोटॉन की तरह जैसे उनका मोमेंटम और वेवलेंथ होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल हम मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम और वेवलेंथ होता है. और इसके लिए इक्वेशन दिया डी ब्रॉगली ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लिख सकते हैं अगर मोमेंटम है, और पी को हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं एच अपॉन एम बी. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलते भी हैं, नीट में मिलते हैं. नाउ द डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन. प्लैंक्स थ्योरी से हमने कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी? E इज इक्वल टू एच न्यू या सी बाय लेमडा भी लिख सकते हैं. ठीक है. आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी? E is equal to mc square. Equation 1 and equation 2. Both these equation, if we compare them, LHS is same, so we can equate the RHS. तो equate करने पे क्या मिलेगा? HC upon lambda is equal to mc square. C get cancelled out. ठीक है. रीअरेंज करें, लेमडा को उधर लेके जाएं तो हमें क्या मिलेगा? लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mc. C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. बट इन जनरल अगर हम लिखें कि कोई भी मैटर की वेलोसिटी हो सकती है तो h अपॉन एम वी. तो यहाँ से ये डेरिवेशन आता है. ये दिस इज हाउ दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड. बहुत ईजी सा डेरिवेशन है. ठीक है. आ गया समझ में? किसी के कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं. नाउ मूविंग फर्दर, डी ब्रॉगली का जो प्रेडिक्शन था कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, साथ ही साथ वेव नेचर भी है. आप लोग लिख रहे हैं तो वेट करना है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर कैसे कंफर्म हुआ था? पढ़ चुके हैं. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कैथोड रे ट्यूब पढ़ी थी. स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं कैथोड रेज. कैथोड रेज किससे मिलके बनी हुई हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया था. ठीक है. और उनके पाथ में अगर हम कोई व्हील रखते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, जो कैथोड रेज हैं, दे कैन रोटेट द व्हील. तो पार्टिकल नेचर आया. एंड इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है. एंड दिस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। अभी आपके लेवल पे तो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो लाइट का वेव नेचर उसको यूज़ करके वो बना है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यूज़ किया गया है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉर्मल जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है उससे 15 मिलियन टाइम्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर भी है, और वेव नेचर को यूज़ करके ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनता है, ठीक है। आया समझ में सबको, ठीक। नाउ मूविंग फर्दर, तो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी क्लोज्ड एनर्जी शेल इज क्वांटाइज्ड। significance of de Broglie इक्वेशन, ठीक है। पहला हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। जो सर्कुलर ऑर्बिट होती हैं, बोहर ने तो यही कहा था ना, ऑर्बिट होती हैं। अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr, ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है समवट लाइक दिस, तो ये कहा गया कि वेव नेचर दैट इज वेवलेंथ होगा, तो जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन वेव जो है उसकी जो वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल इट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है। अगर हम इसको रीअरेंज करें, पहले तो लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं, h/mv, और ये क्या हो जाएगा 2πr। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, mvr, इस पार्ट को हम उधर ले जाएं और 2π को नीचे लेके आए तो क्या हो जाएगा n × h/2π। यही तो पढ़ा था, बोहर्स का एक पॉस्टुलेट था। इससे हम लोग ने उस वक्त ये बात करी भी थी कि जब हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकेंड ऑर्बिट में, कैसे पता चलता है, कोई इस तरह से सर्कुलर पाथ नहीं होता है, लाइंस ड्रॉ नहीं होती, कोई सर्कल वहाँ पे ड्रॉ नहीं होता है। क्या करते हैं, मास और वेलोसिटी हमें अगर इलेक्ट्रॉन की पता है, रेडियस हम पता कर लें, डिस्टेंस पता कर लें अगर, ठीक है, सिर्फ ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इतनी डिस्टेंस पे वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब वो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, नहीं पता। ऐसे सर्कुलर पाथ यहाँ पे रिंग्स बनी हो तब तो आप काउंट करके बता सकते हैं कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, बट ऐसे अगर कुछ नहीं ड्रॉ है, यहाँ पे कोई रिंग्स नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, मास, वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू रखेंगे और h/2π की वैल्यू रखेंगे। n की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, कभी उसको n = 1 रख के देखिए, और अगर LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, जो k ऑर्बिट बोलते थे आपको। अगर इससे इक्वल नहीं आ रहा है तो आप n = वैल्यू 2 रखेंगे, और अगर LHS और RHS इक्वल हो जाता है तो आप कहेंगे कि वो सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तभी ऑन पेपर जो है इस तरीके से रिंग्स बना के तब तो आपको एक्सप्लेन किया जाता है। छोटे बच्चों को अगर सिखाना हो तो ऑर्बिट्स पहले से बनानी पड़ती है ना। आया चीज़ समझ में। और यहाँ से ही ये भी पता चलता है कि mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और उसकी फिक्स्ड वैल्यूज है, क्योंकि आप यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 रखोगे या 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, दैट इज एंगुलर मोमेंटम की कुछ फिक्स्ड पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। गॉट द पॉइंट, बताइए समझ में आया। तो यहाँ से ये भी प्रूव होता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड, ठीक। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या कहेंगे कि अगर हम ये मान लें कि ठीक है मैटर का भी डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एंड वेव लाइक। हम आप लोग हैं, कोई भी व्हीकल्स है, पार्टिकल नेचर है, दरवाज़ा बंद होगा तो हम थोड़ी ना बेंड करके निकल जाएंगे, वेव की तरह डिफ्रैक्शन करके नहीं निकल सकते हैं। दरवाज़ा बंद है तो भिड़ जाएंगे ना उसमें,
तो पार्टिकल नेचर तो है, तो वेव नेचर क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं? अगर है, डी ब्रॉगली ने कहा है डुअल नेचर होता है, तो दिखता क्यों नहीं है? द आंसर लाइज इन द इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। वेवलेंथ एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, नहीं दिखाई देगी। That is, this equation is only applicable to microscopic objects जिनका मास बहुत कम होता है। जब मास कम होगा तो वेवलेंथ आपको ज़्यादा दिखाई देगी। क्लियर? तो वेवलेंथ वहाँ पे आपको वेव नेचर भी दिखाई देगा, पार्टिकल नेचर तो है ही। नेक्स्ट, तो ये आपके दो आई थिंक सिग्निफिकेंस अंडरस्टूड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी क्लोज एनर्जी शेल इज क्वांटाइज्ड, और since wavelength and mass is inversely proportional, hence heavier objects do not show wave-like character। ठीक है, मास ज़्यादा है तो wave-like character नहीं मिलेगा heavier objects का। वेव करेक्टर मोस्ट ऑब्वियसली, हाँ ठीक है। नाउ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, calculate the wavelength of an electron moving with velocity this much। वैल्यू जो देख लीजिए 2.05 इंटू 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड। अभी कैलकुलेट करेंगे फटाफट। क्या है इक्वेशन? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? 6.6 इन 10 raised to power -34 जूल सेकेंड। मास इलेक्ट्रॉन लिखा है तो मास गिवन नहीं है, पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 raised to power -31 केजीज में ही रखेंगे मास को। ठीक है, और वेलोसिटी दी हुई है 2.05 इंटू 10 raised to power 7। फटाफट बताइए आंसर। करो, क्या हुआ? नहीं समझ में आया? आपको कह रहे हैं नहीं समझ में आया, पूछिए। प्लैंक कांस्टेंट पता है, वैल्यू रख दी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी पता है, वैल्यूज रखी उसकी। कुछ आया? पावर थोड़ी गड़बड़ है, रीचेक करिए। माइनस कुछ 3.55 इंटू 10 raised to power -11 मीटर्स। एक बार चेक करेंगे, कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, 3.55 आंसर तो सही आ रहा है। ठीक है, पावर में कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं और सबका वैल्यू सेम भी नहीं आ रहा, दैट इज कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो चलिए इसको रीचेक करिएगा, आंसर बता दिया है। नाउ वी आर मूविंग फॉर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम कहिए या वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो इक्वेशन लिखी हुई है। तो डेल्टा एक्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या हम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते हैं। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन व्हाट 4 पाई। ठीक है, मोमेंटम को हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, बट मास में हमने डेल्टा नहीं लगाया है क्योंकि मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, बट मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी में हम डेल्टा लगाएंगे।
ग्रेटर और इक्वल देन h/4π। मास को अगर हम इधर ले लें तो ये पूरा डेल्टा x इंटू डेल्टा v ये क्या बन जाएगा, अनसर्टेनिटी फैक्टर इक्वल टू और ग्रेटर देन 4π। तो ये इक्वेशन है। दैट इज किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए हम साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं डिटरमाइन कर सकते एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसमें अनसर्टेनिटी, अगर आपने पोजीशन सर्टेनिटी के साथ बताई तो वेलोसिटी में उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। और अगर वेलोसिटी बता पा रहे हैं सर्टेनिटी के साथ तो उसका पोजीशन आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बता पाएंगे। एक वहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी आपको पोजीशन बतानी है, ठीक है, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों बतानी है, ठीक है। तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है तो हम इसके ऊपर लाइट इराडिएट करेंगे, और जब हम पोजीशन के लिए सर्टेन हैं कि हमें पोजीशन इसकी सही सही पता चल जाए, उसके लिए कंसर्न है, तो ऑब्वियसली ये जो लाइट हम उसके ऊपर इराडिएट करेंगे, लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे लाइट को, तो इस लाइट की वेवलेंथ जो होगी वो बहुत कम होनी चाहिए। वेवलेंथ बता देना, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए, तब जाके आप इस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है फिर भी आप सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं। फिर आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, C = μ लैम्डा, लैम्डा = c/μ लिख सकते हैं। अगर वेवलेंथ आप स्मॉल ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर आपने ये भी इक्वेशन पढ़ा है, E = hν। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। सो ऐसी लाइट आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर इराडिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर डाल रहे हैं, जिसकी वेवलेंथ तो कम है, यानी आप पोजीशन तो फिर भी सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं, बट उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, उसकी एनर्जी हाई है। तो ऐसा फोटोन अगर इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आफ्टर कोलिजन जब वो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने वेवलेंथ तो शॉर्ट रखी कि इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन सर्टेनिटी के साथ बता पाएँ, बट वेलोसिटी उसकी बढ़ गई क्योंकि जो लाइट आपने ली वो हाई फ्रिक्वेंसी लाइट ली है। वेवलेंथ स्मॉल है, फ्रीक्वेंसी हाई है, हाई एनर्जी लाइट हो गई, तो ऐसे फोटोन जब उसको हिट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है और पोजीशन एक साथ नहीं बता पाएंगे। या फिर आप अदर वे राउंड लो फ्रिक्वेंसी की लाइट लेंगे तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप वेलोसिटी तो फिर भी बता पाएंगे बट उसका पोजीशन नहीं बता पाएंगे। क्लियर, आया समझ में? वेवलेंथ हम लोग स्मॉल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सपोज हमने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करी और आपसे कह रहे हैं कि इस लाइन की लेंथ क्या है, आप मेजर करके बताएंगे। तो आप अपना स्केल लेके आएंगे जो कैलिब्रेटेड है, मार्किंग है उसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से मार्किंग है, आप उसे मेजर करेंगे, बता देंगे कि ये कितनी इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर बता देंगे। बट अगर हमने आपको कोई एक ऐसा स्केल प्रोवाइड किया जिसका 0 तो यहाँ पे है, फर्स्ट मार्किंग 0 तो यहाँ पे है, और जो फर्स्ट 0 से लेके जो फर्स्ट मार्किंग है वो ये है, दैट इज कह सकते हैं कि जो हम आपको स्केल प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट मार्किंग है, वो इस लाइन की लेंथ से ज़्यादा है। तो क्या आप इस मीटर स्केल से आप इसको मेजर कर सकते हैं, इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं लाइन की? आपको मेरा पॉइंट समझ में आया? अगर हम कोई आपको लेंथ दे रहे हैं मेजर करने के लिए, तो आप जो भी आप स्केल यूज़ कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड है, मार्किंग है, चाहे सेंटीमीटर्स हो, इंचेस हो, मीटर्स हो, फुट्स हो, किलोमीटर वाला भी आप ले सकते हैं कि ठीक है। तो आप स्केल वो चूज़ करेंगे ना कि जिसकी जैसे अगर ये इतनी लंबी लाइन है तो ऐसा स्केल आप चूज़ करेंगे कि 0 तो यहाँ हो, फिर उसका फर्स्ट मार्किंग, सेकंड मार्किंग, थर्ड मार्किंग जो है इस लेंथ से कम हो,
तभी तो आप देख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर की लाइन है कि 4 सेंटीमीटर की, यही तो आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको सेंटीमीटर स्केल दिया ही नहीं, हमने आपको बड़ा सा एक फुट स्केल दे दिया कि पहली मार्किंग 0 ये है और फर्स्ट है तो वो 1 फुट हो गया। तो ये 1 फुट लाइन तो है नहीं, तो आप कहेंगे कि मैम आपने तो स्केल ही गलत दिया है। इसका जो फर्स्ट कैलिब्रेशन है इस लाइन की लेंथ से बड़ा है, यही तो है। तो आप फुट जो स्केल है उससे आप इस लाइन की लेंथ मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर मेजर करना है तो जो भी आपको लेंथ दी जा रही है, आपका जो मीटर स्केल है उसके कैलिब्रेशंस जो है उस लेंथ से छोटे होने चाहिए, तब तो आप बता सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन हमने आपको 1 मीटर वाला स्केल दे दिया है तो आप उसे सेंटीमीटर तो मेजर नहीं कर सकते हैं ना, ठीक। उसीलिए जब आप इलेक्ट्रॉन को आपकी उसकी पोजीशन मेजर करनी है तो जो वेवलेंथ होनी चाहिए लाइट की, जो लाइट उसके ऊपर आप डालेंगे उस वेवलेंथ कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने पॉइंट चार्ज माना है, वो डायमेंशन लेस होता है, उसकी डायमेंशंस नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होता है। फिर भी अगर हम मान लें कि चलो हम उतना छोटे वेवलेंथ की लाइट ले पा रहे हैं, तो अगर वेवलेंथ कम लेंगे तो ऐसी लाइट की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एनर्जी हाई होगी, और ऐसे हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स अगर इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो फिर भी सर्टेनिटी के साथ पता चलेगी, बट वेलोसिटी नहीं पता चलेगी। रीज़न समझ में आया कि वेवलेंथ कम क्यों लिया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायमेंशंस कम हैं, तो इसीलिए हमें वेवलेंथ भी बहुत कम लेना है, ठीक है। इनफैक्ट पॉइंट चार्ज कहा जाता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो डायमेंशन लेस होता है, तो उतना छोटा वेवलेंथ की लाइट भी नहीं पॉसिबल है। बट फिर भी अगर हम कोशिश करें तो फिर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर? आगे मूव करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। जब अभी हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम किसी ऑब्जेक्ट की साइमल्टेनियसली ना पोजीशन बता सकते हैं ना वेलोसिटी बता सकते हैं, सो इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेजेक्टरीज। पाथ बताते हैं आप फिजिक्स में, क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करते हैं कि कोई पत्थर है, कोई स्टोन है, इस फोर्स के साथ फेंका तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसकी पोजीशन ये है, उसकी वेलोसिटी ये है, उस पर लगने वाले फोर्सेस ये हैं, तो आफ्टर 10 सेकेंड्स उसकी क्या पोजीशन होगी। ऐसी तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स वगैरह में। तो यहाँ तो बात आ रही कि हम ट्रेजेक्टरीज की बात करते हैं। जैसे कोई न्यू ईयर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में याद आता है कि इस साल इतने एक्लिप्स पड़ेंगे, सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण, सूर्य ग्रहण, क्या होता है, कैसे बता सकते हैं कि जनवरी में पता चल गया कि मई में कोई सोलर एक्लिप्स है या लूनर एक्लिप्स है, आप कैसे बता सकते हैं कि अर्थ की पोजीशन मई में क्या होगी, जनवरी में आप कैसे पता कर सकते हैं अर्थ की क्या पोजीशन है, सन की क्या पोजीशन है, मून की क्या पोजीशन है, आप बता सकते हैं। अगर हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को सही माने तो उसने तो कहा कि हम एक साथ नहीं बता सकते, ना पोजीशन ना वेलोसिटी, ठीक है। पोजीशन सर्टेनिटी के साथ बताएंगे तो वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो यही बात आई कि जो ट्रेजेक्टरीज हैं, पाथ हैं, हम बता सकते हैं फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कौन सी होंगी, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके लिए वैलिड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बट जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, मास एंड अनसर्टेनिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम फिर भी श्योरिटी के साथ ट्रेजेक्टरीज या पाथ की बात कर सकते हैं। क्लियर? इसी पे बेस्ड आप करेंगे, इसको कैलकुलेशन के फॉर्म में देखेंगे। एक मिलीग्राम ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर अ मिलीग्राम ऑब्जेक्ट, मिलीग्राम को हम अगर किलोग्राम्स में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। द अनसर्टेनिटी फैक्टर दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। तो यहाँ पे हम h की वैल्यू 6.6 × 10⁻³
4, पाई की वैल्यू 3.14 और मास कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो अनसर्टेनिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू आएगी 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। देख रहे हैं अनसर्टेनिटी कितनी कम है फॉर मिलीग्राम ऑब्जेक्ट के लिए भी, और इससे ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके लिए तो और भी कम हो जाएगा अनसर्टेनिटी फैक्टर। अगर हम यही चीज़ फॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो उसके लिए डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4 पाई m। 6.6 10⁻34 h की वैल्यू हो गई, 4 × 3.14 और मास कितना रखेंगे 9.1 10⁻31। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन, ठीक है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो मान लेते हैं डेल्टा x जो है 10⁻⁻, कितनी हो जाएगी -4 अगर मान लें, ठीक है। एक सेकेंड चेक करना है, ठीक है। इसकी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम डेल्टा x जो ले रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 10⁻⁻8 अगर ले रहे हैं, ठीक है, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछी गई है तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ये टोटल जो अनसर्टेनिटी फैक्टर है, अगर इसको हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन से डिवाइड कर दे तो ये कैंसिल होके वैल्यू मिल जाएगा। टोटल अनसर्टेनिटी फैक्टर कितना आया है 10⁻⁻4, ठीक है टोटल। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना दिया है 10⁻⁻8, यानी अनसर्टेनिटी पोजीशन में कम है, हम पोजीशन फिर भी जो है कुछ सर्टेनिटी के साथ बता पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा +4। तो अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा हो गई, पोजीशन में तो फिर भी कम थी, पोजीशन तो आप फिर भी सर्टेनिटी के साथ बता पाओगे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हाइजेनबर्ग जो है कहता है कि पोजीशन एंड वेलोसिटी एक ही टाइम पे आप नहीं बता पाएंगे। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बता सकते हैं, तभी हम ट्रेजेक्टरीज और पाथ की बात करते हैं, ठीक है। तो इट रूल्स आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट, जो बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। जब कोई फिक्स पाथ है ही नहीं, ट्रेजेक्टरी आप बता ही नहीं सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप ऑर्बिट कैसे फिक्स कर सकते हो कि यही सर्कुलर पाथ है, ठीक है। उसका तो वेव लाइक नेचर भी है, ठीक है। तो इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं फिर ऑर्बिटल की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि चांसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। सो दिस मेक्स द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट का कंसेप्ट क्या, अब यहाँ पे ऑर्बिटल क्लियर। ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। 3 डायमेंशन है, ऑर्बिट क्या था 2 डायमेंशन था, ठीक है। और ऑर्बिटल क्या है 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, क्लियर। फाइंड फिक्स नहीं बता सकते यहाँ इलेक्ट्रॉन है, नहीं, चांसेस हैं कि यहाँ पे इसके पाए जाने की चांसेस ज़्यादा है, क्लियर। तो उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। चलिए, और ये जो आपका अनसर्टेनिटी फैक्टर है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, अभी आपने 2 चीज़ लिया, पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। पोजीशन बताएंगे तो वेलोसिटी सर्टेनिटी के साथ नहीं बता। ऐसे और भी सेट्स होते हैं, एनर्जी एंड टाइम, ये भी एक सेट है। अगर एनर्जी को आप सर्टेनिटी के साथ बता पा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो टाइम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और इसी तरह एंगुलर मोमेंटम, जिसको डेल्टा ओमेगा से बता रहे हैं, और एंगल, चेंज इन एंगल, तो ये भी सेट्स हैं, जैसे कि डेल्टा x इंटू डेल्टा v। एक को आप सर्टेनिटी से बताएंगे, दूसरे को नहीं बता सकते। इसी तरह और भी सेट्स हैं, एनर्जी एंड टाइम,
एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप हायर क्लासेस में खैर इसके बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन। ठीक है, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, if the speed can be measured within the accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. तीन पोजीशन बताना है, दैट इज डेल्टा एक्स बताना है। ठीक है, और डेल्टा वी के लिए बताया है कि उसकी स्पीड कितनी थी 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसकी जो अनसर्टेनिटी निकाला है 2/100 कितना आएगा 90/100 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ वैल्यूज रख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा वी 6.6 इंटू 10⁻34 4 इंटू 3.14 इंटू मास, गोल्फ बॉल का मास कितना दिया है 40 ग्राम्स, ग्राम्स में नहीं रखना है किलोग्राम्स, क्या करेंगे इंटू 10⁻³ देन मास हो गया, देन वेलोसिटी का आया। क्लियर? आंसर चाहे आप नोट कर लीजिए, टैली करके देखिएगा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1.46 आंसर इज 1.46 इन 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, जरूर सॉल्व करिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट रहता है। ठीक, नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल आया, डिस्कार्ड हो गया। रदरफोर्ड मॉडल आया, डिस्कार्ड हुआ। बोहर भी डिस्कार्ड हो गया, बोहर मॉडल ऑफ एटम। Then comes the quantum mechanical model and it is based on quantum mechanics. ठीक है, जो अभी तक जितने मॉडल्स पढ़े थे they were based on classical mechanics. Classical mechanics मतलब they were based on Newton's law of motions. Newton first law of motion, second and third law पढ़े हुए हैं, उन पे बेस्ड होती है क्लासिकल मैकेनिक्स और उन्हीं को फॉलो कर रहे थे ये जो तीन मॉडल स्टार्टिंग के आपने पढ़े थे। नाउ कम्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है और क्वांटम मैकेनिक्स लिखा भी हुआ है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी को तो बोहर ने इग्नोर कर दिया था। तो नाउ कम्स द क्वांटम मैकेनिक्स जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करेगा और उनका जो डुअल बिहेवियर होता है बोथ पार्टिकल वेव लाइक प्रॉपर्टीज उनको कंसिडर करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स जो है दो साइंटिस्ट थे इंडिपेंडेंटली, कंफ्यूजन रहता है कि जो वर्नर हाइजेनबर्ग और अरविंद श्रोडिंगर इन्होंने साथ में काम किया था, साथ में नहीं काम किया था, इंडिपेंडेंटली काम किया था और लकली दोनों एक ही चीज़ पे काम कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग दोनों ने काम किया था। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं उसमें आपको काम आ सकता है। देन क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम आर क्वांटाइज्ड एंड हेंस कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, इस क्वांटम मैकेनिक्स में या जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसमें आप देखेंगे कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड होती है और उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है वो। ठीक है, वो भी आप देखेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर उस पर काम कर रहे थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे, तो उन्होंने काफ़ी एक देख रहे हैं, लग रहा है बहुत भयानक सी इक्वेशन है। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे
डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। पहली चीज, श्रोडिंगर इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे वर्क कर रहे थे। ये इक्वेशन कहाँ आई, कैसे, बहुत ही डीप कैलकुलेशन है, तो उसने डीप कैलकुलेशन में जाना भी नहीं है, इस लेवल पे नहीं जाना है। ये आपको जब आप मास्टर्स करेंगे केमिस्ट्री में तो ये इक्वेशन आप वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है इट बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ये E क्या है, ये यहाँ पे E लिखा है, दिस इज द टोटल एनर्जी। V जो वहाँ पे लिखा है इट इज पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी में से अगर पोटेंशियल एनर्जी चला जाएगा E माइनस V तो वो क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। साई जो वहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज साई, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं साई एंड इट इज द वेव फंक्शन, ठीक है। और बाकी h पता है, x y z जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। मास पता है m, h प्लैंक्स कांस्टेंट ये सब पता है, पाई पता है, ठीक है। तो बहुत डिटेल इस कैलकुलेशन में नहीं जाना है, बट एक क्वेश्चन हमने देखा था कि 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें बताना था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करेक्ट फॉर्म क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो ऐसा क्वेश्चन एक ही खैर दिखाई दिया तो उसकी भी तैयारी करनी है। और अगर सिंपल फॉर्म में करेंगे तो इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में करा है, ठीक है। और ये जो इन्वर्स डेल्टा लगाया है इसको लैप्लास ऑपरेटर कहा जाता है। अगर हम यहाँ से साई को कॉमन ले लें तो बाकी जो चीज़ें बचती हैं साई को कॉमन लेने के बाद, ठीक है, उसको इससे रिप्रेजेंट किया लैप्लास ऑपरेटर, ठीक है। तो खैर उतने डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल फॉर्म में हम श्रोडिंगर इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये। साई वेव फंक्शन है, टोटल एनर्जी एंड द वेव फंक्शन, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जानना है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी गेट वेरियस वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। वेरियस होती हैं और ये जो एनर्जी वैल्यूज होती हैं डिस्क्रीट होती हैं, तो हेंस वी कैन से द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इसकी E की जो वैल्यू आएगी, कई सारी वैल्यूज आती हैं, दैट इज कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी एटम में, और ये डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, दैट इज हर एक एनर्जी लेवल डिफरेंट है फ्रॉम द अदर, ठीक है। और ये जो एनर्जी वैल्यूज जो आते हैं तो इसको आइगन वैल्यूज भी कहा जाता है, ठीक है। छोटी छोटी सी पॉइंट्स इस पे हो सकता है क्वेश्चन बने। तो ये आइगन वैल्यूज क्या है, जो पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज हैं कब मिलती हैं, जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। द पॉसिबल एनर्जीज वैल्यू व्हेन वी सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसी का करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है, वेव फंक्शन। क्लियर, आया समझ में यहाँ तक की। जैसे कि जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं, लाइट वेव्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उनका जो एम्पलीट्यूड का आप स्क्वायर निकालते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो आप क्या बताते हैं कि साउंड वेव्स की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, या लाइट वेव्स की इंटेंसिटी क्या है एट दैट पॉइंट। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स, वेव नेचर बताया था इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, उसका अगर हम स्क्वायर कर लें तो इट टेल्स अपॉन अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यही हम कहते हैं क्योंकि वेव नेचर है तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
पॉइंट समझ में आया? जब हम साउंड वेव्स और लाइट वेव्स की बात करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड, भाई वेव नेचर है तो एम्पलीट्यूड होगा। जब उनके एम्पलीट्यूड का हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमें क्या पता चलता है, उस पॉइंट पे साउंड वेव की क्या इंटेंसिटी है या लाइट वेव की क्या इंटेंसिटी है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का भी तो वेव नेचर है, उसका भी तो एम्पलीट्यूड है। अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता चलेगी। और क्योंकि वेव नेचर तो फिक्स तो कुछ बता नहीं सकते, तो हम वर्ड क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि साई स्क्वायर से क्या पता चलता है। व्हाट डज साई स्क्वायर या वेव फंक्शन स्क्वायर इंडिकेट्स या सिग्निफाइज? इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप एनक्लोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। यही बात करी थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या चीज होती है। इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which probability of finding the electron around the nucleus is maximum। ठीक है, 0 तो कभी भी नहीं होती, इन्फिनिटी तक भी नहीं होती, बट उतना बड़ा ऑर्बिटल हम नहीं बना सकते हैं। तो हम उतना बड़ा ऑर्बिटल कहते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जितने में है, तो उतना बड़ा हम ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के चांसेस होते हैं, बट बहुत कम होते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल समझ में आया। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट गया, वो 2 डायमेंशन चीज थी, वहां पे वेलोसिटी और पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स हो रहा था। वेव नेचर वहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसिडर नहीं किया गया था। अब ऑर्बिटल क्या है? इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ द क्वांटम नंबर्स, इस पे आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी अगर वैल्यूज हमें पता हो, सो वी कैन लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जस्ट लाइक अब तो आप लोग लेटर नहीं लिखते ना, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया, है ना, होता है। किसी को शादी के इनविटेशन पे भी बुलाना है तो उसी इनविटेशन व्हाट्सएप पे ही जा रहा है। ठीक है, और या बहुत बार ईमेल वगैरह कर दिया। बट ओल्ड स्कूल टाइम्स जब हम लोग लेटर लिखते थे, इंग्लैंड लेटर वगैरह या एनवलप के ऊपर भी जब एड्रेस लिखते थे, तो क्या होता था, इंडिया में वो लेटर कहाँ जाएगा, यूपी में। यूपी में भी कौन सी सिटी, लखनऊ। लखनऊ भी इतना बड़ा है, कौन से एरिया में जाना है, जानकीपुरम या जहाँ भी आप लोग रहते हैं। ठीक है, फिर उस पर्सन का भी तो नाम होता है कि लेटर किस पर्सन के हाथ में जाना है। ठीक है, तो ये सारे जब इंफॉर्मेशन उस लेटर के या उस एनवलप के ऊपर लिखे होंगे, तब तो वो पोस्टमैन जो है उस पर्सन को लोकेट कर पाएगा, वो लेटर वहाँ तक पहुँचा पाएगा। इसी तरह अगर किसी एटम में हमें किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना हो तो हमें कुछ क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। क्लियर? तो पहला जो क्वांटम नंबर है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेसिकली जो ये फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स है, इनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 3। ठीक है, 4th वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर है काफ़ी बाद में आया और वो सिर्फ स्पिन के बारे में बताता है। बट अगर हमें लोकेट करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है किसी एटम में, तो फर्स्ट 3 दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। और ये क्या बताता है, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेल के बारे में बताता है। मेन जो प्रिंसिपल वर्ड से क्या है, किस मेन शेल में वो इलेक्ट्रॉन है, वो
क्योंकि ये n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 नहीं होगी, बट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो हमें पता चल जाएगा मेन शेल कौन सी, किस में वो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में है, फर्स्ट एनर्जी शेल में है। n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा वो सेकेंड शेल में है। अगर हमें n की वैल्यूज पता है तो हम उस शेल की एनर्जी और रेडियस निकाल सकते हैं, फॉर्मूले लिखा हुआ है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने भी करा भी था कि -RH 1/n²। अगर n की वैल्यू पता है, RH फैक्टर की वैल्यू रखेंगे तो आप उस nth शेल के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? उस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन रेडियस के लिए भी A0 इंटू n²। याद है A0 की वैल्यू 52.9, ठीक है। हाइड्रोजन है तो यही रखेंगे, अदर देन हाइड्रोजन होता है तो ये Z² और यहाँ पे अपॉन में Z होगा। क्लियर? तो अगर n की वैल्यू पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, तो हम मेन एनर्जी शेल के बारे में बता सकते हैं उस कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एनर्जी एंड रेडियस भी बता सकते। रेडियस मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है। क्लियर? सो मूविंग फर्दर, नाउ द एजिमुथल क्वांटम नंबर्स। हिंदी में दिगांशी क्वांटम नंबर उसको बोलते हैं। सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है सब शेल्स के बारे में। शेल पता चल गई, ठीक है, फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में, थर्ड शेल में, उस शेल के अंदर भी सब शेल्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है वो वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगी, L से। इसकी जो वैल्यू है वो रेंज करती है 0 to n-1। ठीक है, कभी भी n और L बराबर नहीं होते हैं। ऐसा कई बार क्वेश्चन में देखे भी हैं, आए हैं नीट में कि 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें क्या है, 4 सेट्स बना दिए और बताना है कि कौन सा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो आप पहले ही देख लेंगे, अगर n और L बराबर हैं दैट इज वो पॉसिबल नहीं है। n और L कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। मेन एनर्जी शेल पता चल गई और L से क्या पता चलेगा, उस शेल के किस सब शेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैल्यू कहाँ से निकलेगी, 0 to n-1। छोटी सी टेबल बनाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे L रख रहे हैं और यहाँ पे सब शेल रख रहे हैं, 0 है तो S सब शेल आएगा, L की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, देन 4 अगर है तो G, 5 है तो H। ये छोटी सी टेबल लर्न करनी पड़ेगी। 0 है तो S सब शेल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 1 है तो P, देन 2 है तो D, 3 है, L की वैल्यू 3 आ रही है तो F, 4 आ रहा है L की वैल्यू तो G एंड देन 5 है तो H। छोटा सा क्वेश्चन कि अगर G सब शेल अलाउ करनी है तो N की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आ जाएगा? कैसे निकाला, कुछ यहाँ से ही निकला है। L क्या है, n-1 के इक्वल है अगर 0 को हटा दें तो अगर हमें यहाँ से N की वैल्यू निकालनी है तो L+1। 5 के लिए, सॉरी G के लिए क्या होना चाहिए, 4, तो 4+1 क्या आएगा, 5। ठीक है, NCERT क्वेश्चन। क्लियर? तो अगेन 4 ऑप्शन दिए हैं तो किस पे टिक करेंगे, 5 पे। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। मेन एनर्जी शेल पता चल गया n से, सब शेल पता चल गया, उस सब शेल के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ये कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। सो द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, डिनोटेड बाय m with the subscript of L। ठीक है, it tells about the orientation, it tells about the orbitals।
ठीक है। m की वैल्यू रेंज कहाँ से करेगी, -l थ्रू 0 टू +l। क्लियर? अगर यहाँ पे n की वैल्यूज रख रहे हैं 1, 2 एंड सो ऑन, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, n का फॉर्मूला क्या था 0 टू n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ml की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, अभी बताया -l थ्रू 0 टू +l रखना है, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो -0, 0 +0 का कोई सिग्निफिकेंस है, सिर्फ हम 0 लिख सकते हैं। 0 से अभी जब टेबल बनाई थी तो 0 से क्या होता है, SPDF में कौन सी सब शेल आती है, S, और फर्स्ट एनर्जी शेल में अगर S है तो हम इसको क्या लिखेंगे 1s। सो 1s में कितने, 1s सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, एक, तो हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। क्लियर? एक बार और देखते हैं, अगर 0 है तो 0 से n-1, तो 0 तो रखना है 1, 2 लिख सकते हैं क्योंकि n और l कभी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। 0 से क्या हो जाएगा s, बट सेकेंड शेल है तो 2s, 1 से क्या आता है p, तो क्या हो जाएगा 2p। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2s सब शेल में ऑर्बिटल कितनी होगी 1, यहाँ पे जितनी भी डिजिट्स आएंगी वो उतनी ऑर्बिटल्स। 1 के लिए कितना हो जाएगा, हाँ -1, 0 +1, डिजिट्स कितनी आई 3, दैट इज 2p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, px, py, pz, इनमें आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, ठीक है। अगर 3 है तो क्या आएगा 0, 1 एंड 2, 3 पॉसिबल नहीं है, ये 3s हो जाएगा, 3p एंड 3d, तो ये 0, यहाँ पे क्या आएगा -1, 0 +1, तो यहाँ पे 3p में भी, भाई p का मतलब 3 ऑर्बिटल, चाहे वो 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो। क्लियर? 2, ये 3d जो आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, -1, 0 +1 +2, कितनी डिजिट्स हैं 5, यानी कि d सब शेल में ऑर्बिटल्स कितनी होंगी 5। कौन कौन सी हो जाएंगी, अगर अलग से लिखें, बहुत कंजस्टेड हो रहा है नीचे इधर, dxy, dyz, dxz, dz², dx² y² एंड dz², तो ये 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। क्लियर? Moving further, last one is spin quantum number, जिसको m सबस्क्रिप्ट s से शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज निकालने की 1 आएगी वैल्यू, या 3 आएंगी, या 5 आएंगी, अभी f में 7 आता, तो इसका फॉर्मूला क्या था 2l + 1। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अगर निकालनी है, टोटल वैल्यूज फॉर ml, ठीक है, 2l + 1। स्पिन क्वांटम नंबर वो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, रिवॉल्व कर, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, तो वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज, 2 ही तो स्पिन पॉसिबल है, तो इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती हैं, ईदर द +½ और द -½ दिस इज फॉर क्लॉकवाइज। +½ के लिए क्या होता है क्लॉकवाइज स्पिन, और -½ है तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है। अपवर्ड एरो से शो करते हैं, इसको हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। क्लियर? बताइए, चारों क्वांटम नंबर समझ में आए? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलते हैं। चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर जो है वो क्वांटम नंबर से हो सकता है, ठीक है। और भी आगे भी जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज़ आपको बताएंगे, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं किसी भी शेल में,
कि फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, कि सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, इसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, ठीक है। बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं किसी पर्टिकुलर शेल में, इन अ शेल, तो आप निकालेंगे 2n स्क्वायर्स। क्लियर? जरा अप्लाई करके देख लें कि अगर n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू -12। n इज इक्वल टू 4 दिया है सिर्फ, ठीक है। एज्यूम कर लेंगे कि ये जो है पूरी कंप्लीटली फिल्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज जो स्पिन क्वांटम नंबर की है वो -12 होगी। तो पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 4 16 इंटू 2 32, 32 के हाफ इलेक्ट्रॉन जो कि 16 इलेक्ट्रॉन है उनका प्लस हाफ होगा, और बाकी जो हाफ इलेक्ट्रॉन होंगे 16 इलेक्ट्रॉन उनका ms की वैल्यू -12 होगी। क्लियर? एज्यूमिंग कि वो कंप्लीटली फिल्ड है। आया समझ में? ठीक, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, दीज 2 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर इज इम्पॉसिबल? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो देख लें, बताइए। जो पहली डिजिट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की है, सेकेंड वाली एजिमुथल की है, थर्ड वाली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की है, लास्ट वाली स्पिन क्वांटम नंबर की है। तो आप बताएंगे कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है? डी कह रहे हैं, बी पॉसिबल है। सी वाला अगर 3 है तो 2 तक तो ठीक है, बट अगर 2 होता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी -2 से +2 तक, तो ये -3 तो कैसे आ गया? नहीं आना चाहिए। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, एक बार क्वांटम नंबर्स रिवाइज करेंगे कैसे निकाले जाते हैं हर क्वांटम नंबर। n और l तो सेम नहीं हो सकते, तो वो वाला इजी था, तो वो वाला क्वेश्चन हमने नहीं लिया। हमने क्या लिया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कैच था, ठीक है, कि वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है -l से +l तक, तो -2 से +2 तक जाना चाहिए, -3 वैल्यू वहां पे दिया हुआ है। क्लियर? Now the maximum number of atomic orbital associated with principal quantum number 5. Principal quantum number that is n की वैल्यू 5 दी है। अब maximum number of orbital बताना है, 5 का स्क्वायर 25. So D option is correct. बताइए, इजी था, ऐसे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए, so that's all for today's class. But next class बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ने हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं पार्ट से, क्वांटम नंबर से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। व्हाट हैपेंड?